देखिए, स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं उनके बारे में क्या बताया गया कि उनकी कुछ एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को निकालना है और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते क्योंकि वो स्टेशनरी ऑर्बिट उनकी औकात की ऑर्बिट होती है, उसी में वो रहते हैं। तो कितनी होती है देखिए, हम इन देखिए अब पहले तो दिमाग लगाएं। एक तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, तो इसके बाद एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी बात, क्या कोई फोर्स भी लग रहा है, सोच रहे हैं लग रहा नहीं लग रहा। सेंट्री कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस। क्या चाह रहा है, आओ बेटा मेरे प्यारे बेटे बेटे। बेटा आएगा क्या, ठीका नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं ट्रांस गंगा सिटी घूमने। तो अगर आप पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या आपको कोई धक्का मार रहा है और आप अपनी जगह पे स्थिर हैं, अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्थिर कहाँ है, लेकिन भैया जिधर चला उधर थोड़ी फोर्स लग रहा है। फोर्स तो ऐसे लग रहा है ना, आप अपनी जगह स्थिर हैं, आप पोजीशन मेंटेन किए हुए हैं, तो इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ रहा होगा। तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रकार की एनर्जी होती है। बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इट हैज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल होने के एक ही चांस है, अगर आप पे फोर्स लग रहा है तो या तो फोर्स के हिसाब चलना शुरू कर दो, तो फोर्स अपने आप थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और या तो आप अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें, तो मेंटेन रखिए तभी आप रख सकते हैं, जबकि आप थोड़ी सी अपनी एनर्जी खर्च करें, वो एनर्जी होती है पोटेंशियल। तो लिखिएगा द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास गतिज और स्थिर दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। अभी ओपन नहीं किया इसको। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग in an orbit has kinetic energy as well as potential energy. Kinetic energy as well as potential energy and given by, अब देखो given by क्या है, kinetic energy को हम लिखेंगे हाफ mv²। ठीक है, अब चूंकि ये टॉपिक आया होगा तो इसके पहले का टॉपिक तो हमने कोई प्रूफ किया नहीं, उसके ये अलग से आया हुआ है। तो आपको हाफ mv² चाहिए ना, तो हमको मालूम नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व किसके चारों तरफ कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो उसके लिए क्या चाहिए, mv² r चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, 1/4πε0 इंटू ZE² से। यहाँ से आर कट जाएगा, तो mv² की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 ZE²/r। ये होगा ना। अब या तो आप कहें वी नो दैट, जैसे इसके पहले का टॉपिक आप प्रूव कर रहे हो साथ में। माने ये टॉपिक आ गया आपका, स्टार्टिंग से टॉपिक रेडियस भी निकाल लिया, वेलोसिटी भी निकाल ली, और उसके अंदर ये भी लगा हुआ है, तब तो लिख सकते हैं आप। अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा ना। तो इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, यही होगी ना पूरी। एक्चुअली ये लिखा हुआ है ZE²/4πε0r, ये है। तो ये हो जाएगा ZE²/8πε0r। ये है उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 2। इतनी होती काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब रेडियस पे कैसे डिपेंड करती हो दिख रहा है आपको। अब सिंपल सी बात है, जैसे वेलोसिटी डिपेंड करेगी वैसे एनर्जी डिपेंड करेगी। अब देखिए, बिकॉज देर इज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और हमने कहा था जब भी फोर्स लगेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन U बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 Q1 Q2/r, r² नहीं, r ही बोला इन्होंने, लेकिन Q1 Q2 विद साइन सहित लिखेंगे। ठीक है, तो आएगा 1/4πε0। Q1 तो हो गया न्यूक्लियस Ze, उसका चार्ज प्लस में है, और Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज
माइनस में है अपान आर, ठीक है। तो यानी कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या आया, माइनस जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो माइनस क्यों आ रहा है आपको इससे फिलहाल तो मतलब नहीं है, लेकिन मतलब हम बता देते हैं। माइनस कब आता है, अगर एनर्जी माइनस में आई है मीन्स देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस कॉन्सेप्ट को आपको कहाँ पढ़ाया गया, जब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई गई तो वहाँ कहा गया जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो वी आर गेनिंग द वर्क, हमें वर्क करना नहीं पड़ता है, हमको वर्क अपने आप मिल जाता है। और जहाँ पर मिलेगा कब, जब अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ठीक है, तो वहाँ पर एनर्जी निगेटिव होती है। तो टोटल एनर्जी की हम बात करें तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई मान लें तो के प्लस यू, कौ के यू, के बोले तो जेड ई स्क्वायर अपान 8 पाई। अभी हम आर जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं ना, क्योंकि आर की वैल्यू और खतरनाक टाइप की होगी तो बाद में रखेंगे। और ये माइनस में आएगी जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या बता सकते हैं दोनों में बड़ा कौन है, एलसीएम तो बात की बात है, ये बड़ा है, यहाँ अपान में 4 है और निगेटिव है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इंडिकेट दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाता है, ठीक। अब आर का मान रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर। अब आर निकालने के लिए तो आप या तो वहीं पे जाइए आर वाले कॉन्सेप्ट पे, वहाँ से निकालिए, या डायरेक्ट लिख दो उठा करके यहाँ फिलहाल, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा ना एग्जाम में, अपान 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर की वैल्यू क्या बताई गई है, हैं वैल्यू रखोगे, ये क्या आर की वैल्यू कैसे रखोगे, ये Z1 है, पहली ऑर्बिट है, कहाँ Z1 है, ये तो एनी ऑर्बिट है ना, एनी न्यूक्लियस है। आर की वैल्यू आएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और अपान में आएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब चूंकि इसकी सेहत देख लीजिए, कितने अंग प्रत्यंग हैं इसके, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा इसको। पाई से पाई कट गया, और कुछ कटने वाला ऊपर नीचे है नहीं है ना, तो ऊपर क्या आएगा माइनस जेड ई स्क्वायर आएगा, ई टू पावर 4 आएगा, एम आएगा, और कुछ आएगा, अपान में क्या आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फार्मूला आ गया, माइनस, चेक कर लेते हैं, माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फार्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 3 4 जो डालते जाओ, कोई क्या दिक्कत, 3 शायद पढ़ चुकी थी ना, ये शायद 3 था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन से फिलहाल, जब कभी ना मिले तो स्टार और डबल स्टार डालना शुरू कर दो। तो ये एनर्जी कौन सी इलेक्ट्रॉन की है, इन द स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। अब जब एन को 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो अलग अलग ऑर्बिट मिलती जाएगी। अब हमने यहाँ मान लिया कि मान लेते हैं, लिखिए इट इज़ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इट इज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब हमने मान लिया इसकी n1 जो है एक लोअर एनर्जी स्टेट है, लोअर ऑर्बिट ऑफ लो एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट ऑर्बिट, एनर्जी स्टेट ऑर्बिट, ठीक है। और n2 इसकी क्या है, हायर एनर्जी स्टेट ऑर्बिट है। तो बोले E1 निकाल लेते हैं, तो जब E1 निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 एम अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 अपान n1 स्क्वायर। ये तो आएगा ना, देखना कोई चीज़ छूट ना जाए क्योंकि कभी कभी हो जाता है। और जब E2 निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस
जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 एम अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपान n2 स्क्वायर। देखो n1 नीचे वाली स्टेट है, सावधान, n2 ऊपर वाली स्टेट है, दोनों में नेगेटिव लगा हुआ है। अब बताओ ये एनर्जी ज्यादा या ये एनर्जी ज्यादा? ले कहाँ हो? n1 नीचे वाली स्टेट है, लोअर एनर्जी स्टेट, ये हाई एनर्जी स्टेट है, n2 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। n2 डिनोमिनेटर में है तो इवन बड़ा होगा। मतलब अगर अंग्रेजी आती हो, अगर हमें अंग्रेजी मैथ छोड़ो, तो n1 को क्या माना गया है? लोअर एनर्जी स्टेट पहले माना गया है, और n2 को क्या माना गया है? हाई एनर्जी स्टेट। तो कोई एनर्जी ज्यादा होगी? अब ये n1 वाली ज्यादा होगी, n2 वाली ज्यादा होगी? अरे n1 को क्या माना गया? लोअर एनर्जी, n2 को अप हायर। तो हायर किसकी एनर्जी आ रही है? अब आप कहेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब तो नहीं आ रही है। आ रही है। कैसे? अगर ये 2 है तो यहाँ 1/2 आएगा, और ये 3 है तो यहाँ 1/9 आएगा, या 1/4 आएगा, आएगा ना? तो कौन छोटी वैल्यू है? ये छोटी है ना, लेकिन निगेटिव लगा हुआ है तो वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी वो? मैथमेटिक्स के हिसाब से भी तो बड़ी हो जाएगी ना, ठीक है। तो अब वो जब हायर एनर्जी स्टेट से, हमने क्या कहा था कि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा अपनी औकात से बढ़ करके, तो थोड़ी देर वहां रुकेगा, फिर वहां से लौट के आएगा। तो आप लिखिए जरा, एनर्जी ट्रांसफर्ड या एनर्जी इमिटेड, एनर्जी इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। अब आप कहें जंप क्या लुढ़क हो जाए? लुढ़क जाएगा वो तो, ये कोई स्लोप थोड़ा ही है। इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो डेल्टा ई निकालने, तो E2 माइनस E1 करोगे ना? क्यों? क्यों सिंह साहब? जरा देखिए ध्यान से, आपने E2 को पॉजिटिव किया है तो नियमता E2 का साइन निगेटिव रहेगा, तो रखेंगे वैल्यू। और E1 को निगेटिव किया है तो E1 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसमें एक काम कर दें, एम जेड स्क्वायर एम ई टू पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपान n2 स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना, n2 स्क्वायर माइनस 1 अपान n1 स्क्वायर। इतनी एनर्जी उसकी रेडिएट होगी, ठीक है। अगर n1 से n2 में आएगा, और अगर n2 से n1 जाएगा तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब एनर्जी रेडिएट करता है तो उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो बाई बोर्ड्स पोस्टुलेट, कौन सी पोस्टुलेट थी? थर्ड पोस्टुलेट, बाई बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट। तीन बातें बताई थी उन्होंने। पहली बात क्या थी कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाते जहां पर उसका mvr NH.2 बराबर होती है। दूसरी बात कहा गया उन ऑर्बिट में उनकी एनर्जी फिक्स रहती है। और तीसरी बात कहा गया कि वो एनर्जी ले करके या दे करके अपनी अपनी ऑर्बिट को चेंज करते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी निकालते हैं, उसी को कलर देखते हैं हमको। तो हम जानते हैं कि डेल्टा ई बराबर एच नहीं होगा ना, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल आएगी डेल्टा ई अपान एच। ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये डेल्टा ई लिखा हुआ है, यही है ना। जब एच से डिवाइड करोगे तो यहाँ एच क्यूब हो जाएगा, बस यही लिख दो पूरी उठा करके। तो क्या बन जाएगा? जेड स्क्वायर एम ई टू पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1 अपान n2 स्क्वायर माइनस 1 अपान n1 स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये फ्रीक्वेंसी अगर रेडिएट करेगा तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में किसी भाग में जाके गिरेगी ना, तो स्पेक्ट्रम में हर फ्रीक्वेंसी का एक अलग अलग कलर होता है, तो वही कलर आपको वहां दिखाई पड़ेगा। अब जब इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी, ठीक है, तो इफ लैम्डा इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, इस लैम्डा इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ,
तो लैम्डा और न्यू में क्या रिलेशन होता है न्यू बराबर, जरा सावधान, अगर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, अच्छा ये कौन सा फॉर्मूला बता रही हूँ, एक सस्ता वाला फॉर्मूला है v बराबर एन लैम्डा, ये पढ़ा है क्लास 7th 8th वगैरह में। तो c बराबर न्यू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से, c अपान न्यू निकलेगी। सावधान, अगर मैं न्यू की वैल्यू यहां रखूं तो न्यू की वैल्यू की सेहत देखो, गामा पहलवान है बिल्कुल, और अगर अपान में आ गया तो इसी की तैसी कर देगा। तो हम कहेंगे प्रणाम तुम भाई साहब वहीं रहो, हम लैम्डा को उल्टा कर देते हैं, हम यहाँ 1 अपान लैम्डा निकालते हैं, तो यहाँ आ जाएगा न्यू अपान सी। ठीक है, अब देखो जब न्यू का मान रखोगे तो एक चीज बढ़ेगी यहाँ पर, केवल सी से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर एम ई टू पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी, अंदर बचेगा 1 अपान एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपान। अब आप समझ गए होंगे कि स्टेप्स को ध्यान रखना जरूरी आपके लिए क्यों है, क्योंकि इसकी सेहत ही ऐसी है, डायरेक्ट से टैकल हम नहीं कर सकते हैं कुछ लोग याद कर लेते हैं, नोट करिए। अब जरा लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, जरा वेवलेंथ को दूसरे नजरिए से देखो, नहीं वो नहीं, चश्मा लगा के देखो, ये लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक कितनी वेव है, एक वेव है, एक ऑसिलेशन है ना, एक वेव मान लो, तो लैम्डा वेवलेंथ में एक वेव, तो वन वेवलेंथ में 1 अपान लैम्डा वेव, यानी 1 अपान लैम्डा क्या है, वेव की संख्या है ना, इसको वेव नंबर कहते हैं। हियर 1 अपान लैम्डा इज नोन एज, हियर 1 अपान लैम्डा इज नोन एज वेव नंबर। क्यों कहते समझ में आया, क्योंकि वहां वेव नंबर मिल रहा है ना, वेव की संख्या मिल रही है, इसको वेव नंबर कहा जाता है, यानी नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ कह सकते हैं। और यहां पर एक कांस्टेंट है, हियर m ई टू पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब को एक कांस्टेंट r से डिनोट किया गया है, इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, RYDBERG, आर रिडबर्ग बर्ग्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब 1 अपान लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, r इंटू जेड स्क्वायर, ये पूरा r हो जाएगा ना, तो 1 अपान एन टू स्क्वायर माइनस 1 अपान n1 स्क्वायर, तो ये एक वैल्यू हो गई। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻7, 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है, +7 होती है। क्यों, इसमें क्या चीज चेंज होने वाली है, इसमें कुछ नहीं चेंज होगा ना, एनर्जी चेंज होगी जेट के हिसाब से, ये नहीं चेंज होगी। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, फॉर हाइड्रोजन, तो जेट की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 और n1 n2 यही रहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, होता तो एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट बहुत सारी होती है ना, तो एक फॉर्मूला ये हाइड्रोजन के लिए बनेगा 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपान n2 स्क्वायर माइनस 1 अपान n1 स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। एक नोट करके फॉर्मूला लिख लीजिएगा। एक्चुअली में टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं, ठीक है, लेकिन वहां तक हमने रिडबर्ग साहब को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, अब हम वहाँ रिडबर्ग को यूज करने जा रहे हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या निकला, m माइनस एम जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 एम जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये होता ना एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अब जरा रिडबर्ग को फिक्स करते हैं, माइनस देखो जेड स्क्वायर अलग कर दो, रिडबर्ग के लिए क्या चाहिए, m चाहिए, m है, ई टू पावर 4 भी है, 8 भी है,
ये भी है, यहाँ एच स्क्वायर है और चाहिए क्या, एच क्यूब। तो मैंने क्या एच क्यूब यहाँ कर दिया और एच वहाँ कर दिया। हमको सी चाहिए, सी यहाँ कर दिया, सी यहाँ कर दिया और एन स्क्वायर अलग कर दिया। कोई दिक्कत, ये आर हुआ नहीं हुआ। तो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी अपान एन स्क्वायर। आर भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। जब सबकी वैल्यू रखी तो आ गया आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई बराबर माइनस जेड स्क्वायर 13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, फॉर हाइड्रोजन जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एनर्जी आएगी -13.6 अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वैल्यू को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, ये वैल्यू बहुत यूज होती है कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है वो n बराबर 1 पे होता है ना, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है -13.6। n को 2 3 4 जाएंगे तो एनर्जी इस प्रकार से बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लीजिएगा।